हम कोई राजा महाराजा नहीं है। हमको अगर यहाँ पे एसपी बनाया गया तो हम पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक की समस्याओं को सुनने के लिए हैं। उनसे चाहे विवाद किसी का ज़मीनी हो, चाहे चुनावी रंजिश हो, लोग अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को आगे करके 376 जैसे मुकदमा लिखाकर अपने चुनावी रंजिश को भुनाने का काम करते हैं, बदला लेने का काम करते हैं। और इसमें मुकदमा भी, जो कि महिला संबंधित अपराध होता है, तत्काल लिख जाता है। तो ये झूठा मुकदमा लिखवाने जो चलन है, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे करते हैं? बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, आप सही कह रहे हो। इनके लूट भी दिखा देंगे, रेप भी दिखा देंगे, तमाम ऐसी चीज़ें दिखा देंगे। सर, अगर भ्रष्टाचार की बात करें पुलिस विभाग में, तो एक मामूली सी पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे अभी हाल ही में पुलिस भर्ती आई थी, तमाम लड़के सिलेक्ट हुए, तो बीट के सिपाही उनसे किसी बहाने से, मिठाई खाने के बहाने से, किसी भी बहाने से वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाने से उनसे पैसों की मांग करते हैं। तो इस पर सर कैसे अंकुश लगाएंगे? नहीं, ये हमारे यहाँ वेरिफिकेशन के नाम पे, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे सब चीज़ें शिकायत मिलती रहती है। तो कोई किस्सा बताइए जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा हो, बड़ा आपके लिए चैलेंज। नहीं, मैं बताता हूँ। एक दो बार तो मेरे आसपास से गोलियां निकली, जिसपे मैं बाल बचा, और मैं उस वाक़े को सोचता हूँ तो वाकई से हर जाता हूँ कि मेरे सिपाही नहीं होते और मुझे धक्का न दिए होते तो हो सकता है मैं आज आपके बीच यहाँ पे नहीं रहता। साथियों नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव। कौशाम्बी लाइव के प्रथम पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं जिनसे बातचीत करूंगा, हमारे जो मेहमान हैं वह बेहद खास हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर मझगवां गांव में जन्मे राजेश कुमार, जो आगे चलकर यूपी पुलिस के एक ऐसे अफसर बने जिनसे अपराधी थर्रा रहे हैं। 100 से ज़्यादा अब तक इनकाउंटर कर चुके हैं, 10 से ज़्यादा अपराधियों को ऑन द स्पॉट मौके पर ढेर कर चुके हैं। एक ऐसे आईपीएस अफसर जिनको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद सम्मानित किया है। इस समय कौशाम्बी के एसपी हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे और वह तमाम चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे जो आप सब जानना चाहते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कौशाम्बी लाइव के इस स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद अमन जी। सबसे पहले तो मैं आपके इस स्टूडियो में, जो बहुत ही आलीशान स्टूडियो आपने बनाया है कौशाम्बी जनपद में, मैं आभारी हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है इंटरव्यू के लिए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। सर, आपने एक प्राइमरी विद्यालय में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की है, जिसको हम लोग सरकारी स्कूल कहते हैं, और सर वहाँ से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पीपीएस अफसर बन गए। सर, कैसा रहा ये आपकी पढ़ाई लिखाई का सफ़र, ज़रा कुछ बताइए। मैं मूल रूप से जौनपुर का निवासी हूँ और क्याकत तहसील में मेरा गांव है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा 8th तक, जो आप मिडिल स्कूल जिसको कहते हैं, वो गांव में ही हुई है, सरकारी स्कूल में हुई है। इसके बाद 9th 10th और 11th 12th मेरे फादर प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज में, वहाँ पे मेरी आगे की पढ़ाई हुई है। इसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया था, जहाँ मेरे बड़े भाई पहले से ही अध्ययनरत थे, जो आजकल IAS अफसर हैं और विशेष सचिव नगर विकास हैं। तो फिर उनके साथ ही हॉस्टल में रहा, वहाँ हॉलैंड हॉल हॉस्टल में रहा। सबसे बड़ा भाई का ये योगदान रहा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही DSP हो गया था। अगर आप देखेंगे तो मेरी उम्र उस समय 23-24 साल मात्र रही होगी। और मुझे कंपटीशन में बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे पहले से ही गाइडलाइंस मेरे भाई के द्वारा मिल गई थी। तो घर में भी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा, क्योंकि पापा मेरे अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, और हम 3 भाई हैं। अगर मेरा परिवार आप जानना चाहेंगे तो बड़े भाई IAS अफसर है, मैं हूँ। इसके बाद छोटा भाई मेरा बहुत ही होशियार और बहुत अच्छा न्यूरो सर्जन इस समय लखनऊ में है। अभी मेदांता में प्रैक्टिस करता था, उसने अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल लखनऊ में बनाया हुआ है। और जो हमारी और रिश्तेदारियाँ हैं सब लोकल जौनपुर और बनारस में ही हैं। शुरुआत पढ़ाई के बाद मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो कानपुर नगर हुई थी। इसके बाद मैं प्रयागराज में रहा। इसके बाद फिर मैं आगरा में रहा। आगरा के बाद मेरी जो और डिप्टी SP वाली नौकरी रही, फिरोजाबाद रही, शाहजहाँपुर रही, हरदोई रही, अलीगढ़ रही। इसके बाद मैं एडिशनल SP के रूप में बुलंदशहर, SP सिटी बुलंदशहर, SP सिटी सहारनपुर, SP RM मेरठ, SP ट्रैफिक गाजियाबाद, एडिशनल SP मैनपुरी और फिरोजाबाद में नियुक्त रहा। IPS बनने के बाद मैं पहले SP का एंटी करप्शन रहा, फिर अभी DCP गाजियाबाद था। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट में मैं अभी 7 मई से SP कौशाम्बी के रूप में तैनात हुआ। सर, पढ़ाई जब आप कर रहे थे तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? और पढ़ाई तो मेरा जो इंटरमीडिएट तक आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला ग्रुप था। इसके बाद मैंने BA किया था, तो मेरा मैथ में भी काफ़ी इंटरेस्ट था।
और और ये मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो आपका बेस है इंटरमीडिएट तक, अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है तो आगे कंपटीशन में बहुत ही सहायक होता है। सर, आपके बड़े भाई आईएएस ऑफिसर हैं और अब आप आईपीएस ऑफिसर हैं। जब दोनों आप मिलते हैं, मुखातिब होते हैं सर, तो कैसे मिलते हैं? नहीं, अब वो आईएएस और आईपीएस तो अपना अलग पद है, लेकिन घर में तो हम दोनों भाई हैं और बड़ा अच्छा लगता है। पूरा परिवार जब मिलता है, बड़ा मुश्किल हो पाता है सबका मिलना, और कोशिश करते हैं हम लोग कि एक बार सभी लोग साल में अपने जो जौनपुर का घर है वहाँ इकट्ठे, वहाँ एक पूजा होती है और 2 दिन का वहाँ फंक्शन हम लोग रखते हैं। जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, जो हमारे पापा के जो एक सोशल समाज वहाँ पर जो लोग थे मिलने जुलने वाले, कॉलेज के जो रिटायर्ड अध्यापक वगैरह हैं, उन सबको हम लोग बुलाते हैं। काफ़ी अच्छा वहाँ पे सभी लोग का जमावड़ा होता है और बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिल के, और पूरा फैमिली गैदरिंग होती है। सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है सर? मेरी फैमिली में हम 3 भाई हैं, जैसा कि आपने बताया। 3 सिस्टर हैं हमारी। 2 सिस्टर हम लोगों से भी बड़ी थी और उनकी वो वहीं जौनपुर और बनारस में मैरिड है, अच्छे घरों में है। और इसके बाद एक सिस्टर हम दोनों से छोटी हैं, वो भी जौनपुर में ही मैरिड है। तो सबका अच्छा खासा परिवार है। पिताजी के लिए हम लोग यही कहेंगे कि उन्होंने हम लोगों को कोई ऐसी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भाइयों को नहीं दी। अपने रहते हुए ही उन्होंने तीनों बहनों की अच्छी शादियाँ कर दी, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, और उनके रिटायरमेंट से पहले 99 में रिटायर हुए और उससे पहले ही हम तीनों के तीनों सेलेक्ट हो गए। तो लोग यही कहते थे कि प्रिंसिपल साहब के तीनों लड़के देखो अच्छे से तीनों उनके रिटायरमेंट से पहले हो गए। तो एक बड़ी साख थी पिताजी की, और अध्यापक के रूप में उनका जो है बड़ा वहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते थे, बड़ा उनका रिगार्ड करते थे। अगर गांव में किसी का बच्चा सिपाही हो जाता है पुलिस में, तो वो गलियों में सीना चौड़ा करके चलता है कि मेरा बेटा तो पुलिस में हो गया। सर, आपके पापा के बेटे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मतलब सर्वोच्च पदों पर देश के बैठे हैं। सर, उनका जीवन कैसे है, कैसे जीते हैं वो? नहीं, हम लोग बिल्कुल एकदम सिंपल हैं। जैसे हमको हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया था, वो संस्कार अभी भी बना हुआ है। कहीं किसी में कोई बनावट नहीं पाएंगे। गांव में हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम अधिकारी हैं। वो जो हमारे बचपन के साथी हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनसे बहुत ही घुल मिल के रहते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। ये नहीं कि हम अपना उनका सम्मान भूल जाएँ। तो लोग ये कहते भी हैं, देखो प्रिंसिपल साहब के संस्कार ऐसे थे कि उनके बच्चे भी उसको उसी तरह से है, और बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह से होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको पद प्रतिष्ठा मिले तो और झुक के रहना चाहिए और लोगों का सम्मान करना चाहिए और अपना काम अच्छे से करना चाहिए। सर, यूपी पुलिस विभाग में आपका बेधड़क अंदाज है और आपने 100 से ज़्यादा अब तक इनकाउंटर किए हैं। एक बमबाज को प्रयागराज में आपने दौड़ाकर गोली मारी थी, वो बड़ा चर्चा का विषय बना था। तो सबसे ज़्यादा रिस्की कौन था आपको? सबसे ज़्यादा कौन सा लगा कि आपने जोखिम भरा ये था सबसे ज़्यादा? अभी आप देखेंगे मेरी काफ़ी लंबी नौकरी हो गई। 97 में मैंने ट्रेनिंग किया था। इसके बाद 99 में मैं ज्वाइन करके कानपुर में तैनात हुआ था। पहली पोस्टिंग कानपुर में थी और बहुत ही यंग अफसर था मैं। करीब मेरी 26 साल में ही मैं वहाँ कानपुर में रहा हूँगा। बड़ा शुरू से ही वर्दी का एक जज्बा रहा है और खूब काम किए। वहाँ भी कई इनकाउंटर्स हुए। इसके और क्रिमिनल पे काम करना मेरे मतलब एकदम पैशन था कि मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ पे वो समूल उनका नाश हो जाए। मतलब मेरे और ज़्यादातर मैंने अपने नौकरी पीरियड में ही किया है कि मैं वहाँ से किसी भी सर्किल अफसर में रहा तो सर्किल अफसर के रूप में, तो उस सर्किल में फिर मेरे हटने तक कोई भी ऐसा क्रिमिनल नहीं रहता था कि जो बाहर रह रहा हो या क्राइम में एक्टिव हो। ऐसा मैंने करके दिखाया है। और यही वजह रही कि मैं जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स होते थे मैं उनका हमेशा प्रिय रहता था। और मैं जैसे मेरी तैनाती किसी दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र होती थी तो मेरी इमेज पहले ही पहुंच जाती थी कि वो खुद ही हमारे जो बॉसेज होते थे बता देते थे कि बहुत अच्छा अफसर आप क्या जा रहा है। तो इस सब का मुझे बहुत फ़ायदा मिला और यही वजह रही कि मैं बहुत बड़े बड़े ज़िलों में तैनात रहा। आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के बड़े ज़िले हैं, चाहे प्रयागराज हो, कानपुर नगर हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, गाज़ियाबाद हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, ऐसे जनपदों में तैनात रहा। तो बुलंदशहर हो, तो मुझे कभी कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुई, क्योंकि मैं शुरुआती नौकरी मेरी कानपुर नगर से हुई। और मुझे कभी भी भीड़ को फेस करने में, पब्लिक को फेस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हज़ारों की भीड़ हो और मैं पहुंच जाता था। तो मेरा कुछ इस तरह का उनसे बातचीत करने का या उनकी समस्याओं का निस्तार का अंदाज होता है कि पब्लिक मेरी बात सुन लेती है। मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं आज तक किसी लैंड ऑर्डर के मौके पे कभी फेल हुआ हूँ।
तो ये सब चीज़ें रही। और आपने कई ऑफिसर की जान भी बचाई, अपनी जान आपने दांव पे लगाकर उनकी जान बचाई है। सर कोई किस्सा बताइए जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा हो, बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग। नहीं, मैं बताता हूँ। जब मैं फिरोजाबाद में तैनात था तो वहाँ पे एक बहुत ही शातिर किस्म का, मतलब ऐसा अपराधी मैंने आज तक अपने पूरे टेन्योर में नहीं देखा अपने नौकरी में। दुर्गेश जाटव नाम का, उसे 50,000 का इनाम था और वो उसका एक हाथ भी नहीं था और बहुत ही शातिर किस्म का क्रिमिनल था और कई सिपाहियों की भी उसने हत्या कर रखी थी। उसने मैनपुरी के एक सिपाही की हत्या करके उसकी कार्बाइन लूट ली थी और उसी कार्बाइन से फिर वो वारदात करता था और लगातार उसने फिरोजाबाद में इतनी घटनाएं की कि उसको हम लोग फिर मोस्ट वांटेड के रूप में रख के उसमें 50,000 का इनाम घोषित हुआ, उसके पीछे लगे थे। कई बार उससे हमारी मुठभेड़ हुई और एक दो बार तो मेरे आसपास से गोलियां निकली जिसपे मैं बाल बचा और मैं उस वाक़े को सोचता हूँ तो वाकई से हर जाता हूँ कि मेरे सिपाही नहीं होते और मुझे धक्का न दिए होते तो हो सकता है मैं आज आपके बीच यहाँ पे नहीं रहता। इसी तरह उसी के साथ एक वारदात में एक ओपी सिंह थे, वो भी हमारे साथ सीओ थे। हम लोग तो उसकी सूचना मिली थी कि वो अपराधी वहाँ आ रहा है। हम लोगों ने घेराबंदी किया और उसमें कुछ जल्दबाजी हो गई और उसने हम लोगों को समझ गया कि पुलिस वाले हैं। हालांकि हम लोग प्राइवेट गाड़ी और प्राइवेट कपड़ों में थे, लेकिन वो समझ गया पुलिस है। उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। उसकी गोली, एक ओपी सिंह उस समय ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, एक गोली उस गाड़ी की शीशे के नीचे से पार करते हुए उनके गर्दन पे आके घुस गई। क्योंकि उसका गाड़ी को पार करके आई थी और सीट के पीछे से आई थी तो उसका वेग कम हो गया, ऑयल स्टिक कम हो गई, तो उनकी गोली बहुत अंदर तक नहीं गई, ऊपर से छू गई और जरा सा भी और अंदर जाती तो हो सकता है उनकी जान भी चली जाती, पैरालाइज हो जाते। तुरंत उनको लेके मैं आगरा भागा ड्राइव करते हुए, उनको बैठा के गाड़ी पे और वहाँ न्यूरो सर्जन को दिखाया। तो वो बहुत बड़ा वो हादसा था जो उस दिन होते होते बचा और फिर उनकी जान बचाई जा सकी। इस तरह से कई मुठभेड़ें हुई है जिनमें आमना सामना हुआ है। तो ये दुर्गेश जाटव जो इनकाउंटर हुआ, बाद में वो इनकाउंटर में मारा गया और उसमें जो पुलिस वाले थे सबको गैलेंट्री मिली। तो इस तरह के हुआ। इसी तरह का एक मैं बताता हूँ आपका, प्रयागराज में हुआ था। जब मैं प्रयागराज में तैनात था तो एक रिंकू नामक बदमाश था बनारस की तरफ का। वो कचहरी में एक बदमाश की एक उसके जो जिससे उसकी दुश्मनी थी, उसकी पेशी थी, उसको मारने के लिए वकील के ड्रेस में आया था और जब वो जा रहा था वहाँ, चूँकि कचहरी में इतनी पुलिस थी कि वहाँ पे वो उसको मार नहीं पाया। जैसे ही वहाँ से वापस जा रहा था सिविल लाइन में एक दीवान अशोक पांडे था, उसने जैसे उसको रोका तो उसने बम निकाल के उसके खोपड़ी में मारा। दीवान वही मौके पे ही मर गया था। फिर उसको हम लोगों ने घेर लिया था और फिर वो इनकाउंटर में मारा गया था। तो इस तरह ये दो इनकाउंटर अभी मुझे बहुत याद आते हैं। सर बड़ा रिस्की भरा रहा। सर आपको बहादुरी के तमाम अवार्ड और तमाम पुरस्कार मिले, सबसे ज़्यादा यादगार और आपको खुशी देने वाला कौन सा था? पूरी नौकरी में मुझे बहुत अवार्ड मिले हैं, भरा पड़ा है, तमाम प्रशस्त पत्र सीनियर अफसर्स के मिले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हमें जो मेरिटोरियस सर्विसेज का महामहिम राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है और इसके अलावा गृह मंत्रालय से हमें उत्कृष्ट सेवा पदक का पुरस्कार मिला है। डीजीपी महोदय का कमेंडेशन डिस्क मिला है। इसके अलावा तमाम पुरस्कार मुझे मिले हैं और मैंने बड़ी मेहनत और संवेदनशीलता के साथ पूरी नौकरी की। सर एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी भरा और चैलेंजिंग क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो होता है हमारे पुलिस अफसर के लिए, पुलिस से देखिए लोगों की बहुत ही अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं और हर चीज़ के लिए जो पुलिस के दायरे में नहीं आता, पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, उसका भी एक्सपेक्टेशंस पुलिस से रहती है। तो हमें सबकी बात सुनना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए, जितना भी उसके निराकरण करना चाहिए। कभी कभी दूसरे विभाग से संबंधित होता है तो वहाँ से भी बात करके निराकरण करना चाहिए। और पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, पब्लिक सेंट्रिक होना चाहिए। हमारा काम है कि हम पब्लिक की समस्या का निस्तारण करें। हम कोई राजा महाराजा नहीं हैं। हमको अगर यहाँ पे एसपी बनाया गया तो हम पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक की समस्याओं को सुनने के लिए हैं, उनसे जो अपराधी हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए हैं। जो निर्बल हैं, गरीब वर्ग हैं, महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ कोई अपराध न हो, उनके साथ कोई गुंडागर्दी न हो, वो भयमुक्त होकर समाज में रह सके, इसके लिए हमें काम करना है और हम लगातार इसी पे काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि पब्लिक से अधिक हम सेवा करें। सर इस दौर में जब भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, सब व्यस्त हैं, तो एक एसपी के नाते आप इतने व्यस्त रहते हैं तो अपने आप बहुत स्ट्रेस भी रहता होगा काम को लेकर, तो आप अपने स्ट्रेस कैसे कम करते हैं? ये तो आप देखेंगे स्ट्रेस तो रहता है। पुलिस अधिकारी 24 घंटे काम करते हैं
और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, इतने टास्क रहते हैं कि वो 24 घंटे में भी नहीं हो पाते, और हमारी फैमिली बहुत सफ़र करती है और फैमिली को हम लोग टाइम नहीं दे पाते। तो ये सब चीज़ें हैं व्यक्तिगत जीवन में भी, जीवन में वो सब चीज़ें अगर आपको करना है और तो आप पुलिस में ना आइए, क्योंकि पुलिस में बहुत काम है, बहुत चैलेंजेस है। पुलिस की नौकरी बहुत स्ट्रेस वाली है। एक हमारे फैमिली का भी सब कल्चर हो जाता है, पुलिस सब कल्चर में ढल जाते हैं। वो भी अपना इसी तरह से उनको लगता है कि ये इसी टाइम आएंगे, इसी टाइम खाना खाएंगे, इसी टाइम इनसे बात हो सकती है। तो उस तरह से एक घर का भी माहौल बन जाता है। तो उसको हम लोग एडजस्ट करके और उसमें अपने को अच्छा से अच्छा रखने का प्रयास करते हैं। सर, इधर भी देखा जा रहा है लगातार कि चाहे विवाद किसी का ज़मीनी हो, चाहे चुनावी रंजिश हो, लोग अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को आगे करके 376 जैसे मुकदमा लिखाकर अपने चुनावी रंजिश को भुनाने का काम करते हैं, बदला लेने का काम करते हैं। और इसमें मुकदमा भी, जो कि महिला संबंधित अपराध होता है, तत्काल लिख जाता है। तो ये झूठा मुकदमा लिखवाने का जो चलन है, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे कंट्रोल करेंगे? ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, आप सही कह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है लोगों का। और एक तो लोगों में ये आता है कि अगर 7 साल से नीचे की सज़ा के अपराध है तो उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। कुछ ऐसा बनाओ झूठा करके कि उसमें ऐसी धारा लगवाओ कि उसमें 7 साल से ऊपर सजा हो ताकि पुलिस अरेस्ट करे। कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं और समझ में आ जाता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। उसमें लूट भी दिखा देंगे, रेप भी दिखा देंगे, तमाम ऐसी चीज़ें दिखा देंगे जो प्रार्थना पत्र पढ़ने से ही लगता है कि ये सब नहीं हुआ होगा, साधारण से मारपीट का मामला है, विवाद का मामला है। तो उसमें FIR तो चूँकि लिखना ही पड़ता है, FIR लिखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो सही एविडेंस हो उसके आधार पे, ठोस एविडेंस के आधार पे ही उसमें विवेचना का निस्तारण हो। अगर किसी पे कोई बलात्कार का आरोप लगा रहा है तो कम से कम हम उसका लोकेशन चेक करते हैं कि जिस समय घटनाक्रम है, जिस समय वो बता रहे हैं कि जिस स्थान का घटनाक्रम है, तो क्या वो जिस पे आरोप लगा रही है वो वहाँ मौजूद था कि नहीं है। ये सब चेक करने के बाद ही हम विवेचना का सही ढंग से निस्तारण करते हैं साथ संग। सर, अगर भ्रष्टाचार की बात करें पुलिस विभाग में, तो एक मामूली सी पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे अभी हाल ही में पुलिस भर्ती आई थी, तमाम लड़के सेलेक्ट हुए, तो बीट के सिपाही उनसे किसी बहाने से, मिठाई खाने के बहाने से या किसी भी बहाने से वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाने से उनसे पैसों की मांग करते हैं। तो इस पर सर कैसे अंकुश लगाएंगे? नहीं, ये है, ये हमारे यहाँ वेरिफिकेशन के नाम पे, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे सब चीज़ें शिकायत मिलती रहती है। ये मैंने स्पष्ट रूप से अभी अपने सारे सबऑर्डिनेट को बताया है कि ये इसमें किसी की शिकायत मिलेगी तो मैं उसमें कार्रवाई करूँगा। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है और ये पब्लिक सेवा की चीज़ है। और अगर आप उसमें भी आप कुछ पैसा लोगे तो ज़िंदगी भर कहेगा कि मैंने पासपोर्ट बनवाने में, मैंने वेरिफिकेशन में अमुक को इतना पैसा दिया था। अब जो वेरिफिकेशन में, जो सिपाही वेरिफिकेशन में पैसा देगा तो वो जब नौकरी में आएगा तो वो फिर उसकी वो कैसे काम करेगा। तो ये सब चीज़ों पे मैं पूरी तरह से अपने अधीनस्थों को कड़े निर्देश दिए गए कि इसमें कोई भी शिकायत मुझे मिली तो मैं कड़ी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित करूँगा। सर, एक आखिरी सवाल है, आप युवाओं के लिए, चूँकि काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं, जो पुलिस में आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल परीक्षाओं की? तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है तो आप पुलिस में आइए। यहाँ पे बहुत मौका है लोगों की सेवा करने का। इससे अच्छा डिपार्टमेंट कोई नहीं हो सकता पब्लिक सेवा का। अगर आपको आपके किसी की भी सेवा कर सकते हैं और तुरंत न्याय दिला सकते हैं किसी को, तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट से अच्छा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। इसको ज़रूर चुनिए अपने ऑप्शन में और यहाँ आइए। आपको बहुत प्यार लोगों का मिलता है अगर आप अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और लोगों की पीड़ा को दूर करेंगे, उसको टरकाएंगे नहीं, तो आपको जितना प्यार पुलिस में मिलता है और किसी विभाग में किसी को नहीं मिलता है। और एक वर्दी का अपना अलग जज्बा होता है। तो मेरा मैसेज है कि पुलिस डिपार्टमेंट जरूर आए और लोगों की सेवा का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, आपको बातचीत करने के लिए। थैंक यू अमन जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कौशाम्बी लाइव के लिए, आपके इस स्टूडियो के लिए। खूब आप निरंतर प्रगति करें और लोगों को ऐसे ही ब्रॉडकास्ट करके हम लोगों को संदेश पहुंचाते रहें, हमारी बातें उनको पहुंचाते रहे और उनकी भी कोई बात हो तो हमारे तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।